बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वर वर्णों के जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि संज्ञाएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत करने वाला सूत्र है ऊकालोज्ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इस सूत्र का अर्थ है ऊ ऊ ऊ के काल के समान काल है जिन स्वर वर्णों का वे क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होते हैं। अर्थात उनको जो एकमात्रा स्वर है, एकमात्रिक स्वर है, उनको ह्रस्व कहा जाएगा, द्विमात्रिक स्वरों को दीर्घ कहा जाएगा, त्रिमात्रिक स्वरों को प्लुत कहा जाएगा। जैसा कि शिक्षा ग्रंथों में कहा गया है, एकमात्रो भवेद्ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतोज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम। अर्थात ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक अचों में प्रत्येक के उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से तीन तीन भेद हो जाते हैं। इस प्रकार ह्रस्व आकार का उदात्त अनुदात्त स्वरित तीन भेद, दीर्घ आकार के भी उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीन भेद, और प्लुत के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित तीन भेद हो जाते हैं। इनकी चर्चा अगले सूत्रों में किया जाएगा। अगला सूत्र है उच्चैरुदात्तः। इसका अर्थ है तालु आदि स्थानों में ऊपर वाले जो भाग हैं उनके द्वारा उच्चरित होने वाला जो स्वर वर्ण है उसका उदात्त संज्ञा होती है। मुख में तालु, कंठ, मूर्धा आदि स्थान जहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है एक बिंदु के रूप में न होकर एक निश्चित क्षेत्र के रूप के लिए प्रयुक्त होते हैं। उस क्षेत्र को यदि दो भागों में विभाजित किया जाए तो एक भाग ऊपर का होगा तथा दूसरा भाग नीचे का होगा। जब किसी वर्ग के उच्चारण की प्रक्रिया में प्राणवायु मुख में उस स्थान के ऊर्ध्वभाग को स्पर्श करता है, उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला अच उदात्त कहलाता है। जिस प्रकार अकार का उच्चारण कंठ से ऊपर वाले हिस्से से यदि होगा तो उसको उदात्त कहा जाएगा। इसी प्रकार अन्य स्वरों के विषय में भी जान लेना चाहिए। नीचैरनुदात्तः। अगला सूत्र है नीचैरनुदात्तः। तालु आदि जो स्थान है उनसे नीचे के हिस्से से जो वर्ण स्वर वर्ण उच्चारित होते हैं उनको अनुदात्त कहा जाता है। जिस प्रकार से अकार का उच्चारण कंठ के निचले हिस्से से होगा तो वो अनुदात्त संज्ञक होगा। इससे अगला सूत्र है समाहार स्वरितः। जिस अच अर्थात स्वर के उच्चारण में उदात्त अनुदात्त दोनों के धर्म मिलते हैं वह स्वरित संज्ञक होता है। अर्थात जिस स्वर का उच्चारण तालु आदि स्थान के ऊपरी तथा निचले भागों को मिलाकर होता है उसमें उदात्त और अनुदात्त के गुणों का मेल होता है, ऐसे स्वर को स्वरित कहा जाता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि संस्कृत भाषा में स्वरों के उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदों का प्रयोग प्रचलित नहीं है। केवल वैदिक भाषा में ही इन तीनों प्रकार के स्वरों का प्रयोग मिलता है जिन्हें विशेष संकेत चिन्हों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है।
इससे अगला सूत्र है मुखनासिका वचनोनुनासिकः। मुख सहित नासिका से बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञक होते हैं। अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में मुख तथा नासिका दोनों का एक साथ प्रयोग होता है उसको अनुनासिक संज्ञा कहा जाता है। जिसको अनुनासिक उसको कहेंगे जो चंद्रबिंदु कहलाया जाता है या चांद के समान लिखा जाता है, उसको अनुनासिक कहा जाता है। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। अगला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। यह सूत्र सवर्ण संज्ञा विधायक है। यहाँ आस्य शब्द का अर्थ है मुख से होने वाले स्थान, अर्थात इकार उकार आकार आदि वर्णों के तालु कंठ आदि उच्चारण स्थान। प्रयत्न शब्द से यहाँ सवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर प्रयत्नों का ही ग्रहण होता है। जिन वर्णों के मुख में होने वाले तालु कंठ आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही समान होते हैं उनका परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। वे एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। यथा क तथा ख दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, अतः ककार और खकार परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। इसमें एक वार्तिक आया है रिल रिवर्णयोः स्मितः सावर्ण्यम वाच्यम। इसका क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि री तथा री वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और री का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती थी। अतः वार्तिककार कात्यायन मुनि ने एक वार्तिक बनाकर इन दोनों को सवर्ण संज्ञक बनाने का विधान किया।